नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने में जुटे G23 के नेता गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा का इस्तीफा। हिमाचल में स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन पद छोड़ा। सोनिया को पत्र लिखकर कहा, मुझे किया गया नजरअंदाज। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली राहत। मंत्री पद से हटाने की याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने कहा, सत्येंद्र जैन को दिमागी तौर पर नहीं कहा जा सकता कमजोर। श्रीकांत त्यागी के पक्ष में नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत। डीएम को सौंपा 14 सूत्रीय ज्ञापन। मांगे पूरी करने की दी 15 दिन की मोहलत। बीजेपी और नोएडा सांसद के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। 3 से 4 सितंबर को पटना में होगी जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है किसानों के दिल्ली कूच से। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली की राह पकड़ ली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस से लेकर हरियाणा और यूपी की पुलिस अलर्ट पर है। वहीं किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। तो क्या फिर होगा दिल्ली की सीमाओं का घेराव? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार की। साथ ही आपको बताएंगे कैसे पूर्व बीजेपी विधायक फंसे कानून के शिकंजे में। तो वहीं आपको बताएंगे कांग्रेस ने कैसे गुजरात में फर्जी मतदाता सूची का किया भांडाफोड़। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर टकराव तय दिख रहा है। किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सरकार किसानों को रोक पाएगी? टिकरी बॉर्डर पर फिर से सीमेंटेड बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हरियाणा और यूपी से लगने वाली दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और इस बार भी पुलिस पर किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच कर गए हैं। किसानों का पड़ाव इस बार दिल्ली का जंतर मंतर बनने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जंतर मंतर पर किसान महापंचायत करने का ऐलान कर रखा है। 22 अगस्त का दिन इसके लिए तय किया गया था। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में यूपी, पंजाब और हरियाणा से किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया है। किसानों के आने की आहट से दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। जंतर मंतर जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर से हिरासत में ले लिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधु विहार पुलिस टिकैत को एसीपी दफ्तर ले गई। राकेश टिकैत ने पुलिस कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया है। सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। हैश ना रुकेंगे, हैश ना थकेंगे, हैश ना झुकेंगे। एक वीडियो संदेश में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि क्या दिल्ली में किसानों का प्रवेश बैन है। उन्होंने कहा कि क्या कोई हरा गमछा और चद्दर ओढ़कर दिल्ली में जा नहीं सकता। दरअसल किसानों ने मांग की है कि सरकार ने पिछले साल उनके साथ जो समझौता किया था उसे पूरा किया जाए। किसान संगठनों की मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार जल्द कानून बनाए। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और जो बेकसूर किसान जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए और इसके साथ ही किसानों ने सरकार को याद दिलाया कि 11 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के वादे के बाद किसान आंदोलन स्थगित किया गया था। सरकार ने वादा किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के बगैर बिजली बिल संसद में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी कर 8 अगस्त को बिजली बिल संसद में पेश कर दिया। नए बिल के प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है, इसलिए इस बिल को सरकार वापस ले। किसानों और मोदी सरकार में फिर से ठन गई है और किसानों के तेवरों से साफ है कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इधर लड़ाई तो मोदी सरकार और दिल्ली की आप सरकार में भी छिड़ी हुई है। आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई का शिकंजा उन पर कसता नजर आ रहा है। अब इस मामले में ईडी की एंट्री के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव कर करोड़ों की हेराफेरी के आरोप में आप घिर गई है। सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के अनुसार
केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों की जांच के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। शुक्रवार को सिसोदिया के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जब्त दस्तावेजों को सीबीआई के अधिकारी खंगाल रहे हैं। एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसके बाद इस केस में ईडी भी शामिल हो गई है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया खुद भी जल्द अपनी गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। केजरीवाल भी ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह अचानक सिसोदिया ने दावा कर सनसनी फैला दी कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर सिसोदिया ने ट्वीट किया, आपकी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है आपको, मैं मिल नहीं रहा। मनीष सिसोदिया ने लुकआउट नोटिस का दावा किया, लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया के इस दावे को भी झूठा करार दे दिया। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि मामले में अभी तक किसी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी नहीं किया गया है और अभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की गई है। सिसोदिया मंत्री हैं और नियमों के अनुसार वो सरकार को बिना बताए देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं बीजेपी की ओर से भी मनीष सिसोदिया की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीबीआई के पास काफी सबूत है, सिसोदिया बच नहीं सकते हैं। इस मामले में जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक आएगी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं तो अगला नंबर सीएम केजरीवाल का भी हो सकता है। तो वहीं राजस्थान बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का मॉब लिंचिंग को लेकर विवादित वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के इस नेता के विवादित बोल अब राजस्थान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। तो वहीं सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। टीएमसी की तेज तरार नेता महुआ मोइत्रा और बीजेपी में एक बार फिर ठन गई है। महुआ ने एक बार फिर बीजेपी को आईना दिखाया है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व विधायक को घेरते हुए महुआ ने कहा कि पार्टी को बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड के 11 दोषियों का स्वागत करने वाले दल को गुजरात से राजस्थान भेजा जाना चाहिए, जिससे वो इस बीजेपी नेता को भी माला पहना सकें। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ था, जिसमें वो उदयपुर में कन्हैयालाल का सिर कलम करने की घटना का जिक्र कर रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने एक मारा है, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, मारो बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। अब नौकरी के लिए किया गया जुबेर खान, तो नौकरी भी था संविदा की नगर पालिका में, परमानेंट नौकरी हो तब तो कोई बात नहीं। सब लोग बैठे हैं बगनगढ़ के, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महुआ मोइत्रा ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, मूंछों वाला ये भाजपा का राक्षस 5 लोगों को पीट पीट कर मार डालने का दावा कर रहा है। कह रहा है कि अब तक तो हमने 5 मारे हैं, हमने छूट दे रखी है कि मारो सालों को। महुआ ने इसके बाद ट्वीट किया और लिखा, बुराई का कोई चेहरा होता है तो एकदम ऐसा ही होता है। इसके बाद महुआ ने दूसरे ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी को बिल्किस बानो के दोषियों का स्वागत करने वाले दल को गुजरात से राजस्थान भेजना चाहिए, जिससे वे इस भाजपा नेता का स्वागत कर सकें। अब अपने बयान को लेकर ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया में सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ ना निकालें। मॉब लिंचिंग में अब से पहले जो लोग मारे गए वो गो तस्करी के आरोपी थे, गोकशी की घटनाओं में शामिल थे, धर्म विशेष की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, इसलिए वे मारे गए। जबकि चिरंजी लाल ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे पीट पीट कर मार डाला गया। बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल अक्सर पीएम मोदी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। परेशानी तो कांग्रेस ने भी गुजरात में बीजेपी के लिए खड़ी कर दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सत्ता की चाबी लेने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस ने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में सेंधमारी की तैयारी कर ली है। वहीं इस बीच पार्टी ने बड़ा दावा भी किया है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात में भले ही बीजेपी पिछले 2.5 दशक से राज करती आ रही हो, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। पीएम मोदी का गढ़ होने के बावजूद गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिससे बीजेपी को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। वहीं इस बीच मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टी के दावे से उसकी मुश्किल और बढ़ने वाली है। गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की चुनावी सूची में कम से कम 18 से 20 लाख नकली मतदाता मौजूद हैं। ये डुप्लीकेट मतदाता चुनाव का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक
सीजे चावड़ा ने कहा कि अकेले मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। बूथ संख्या 1 में 22 डुप्लीकेट मतदाता हैं। चावड़ा ने कहा कि नकली मतदाताओं की पहचान करना मुश्किल नहीं है। एक समाज में या एक घर में भी ऐसे डुप्लीकेट मतदाता कैसे ब्लॉक स्तर के अधिकारी के संज्ञान में नहीं आए, जिन्हें 250 मतदाता सूची को कवर करना है और चुनावी सूची को अपडेट करना है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अगर इन नकली मतदाताओं को मतदाता सूची से नहीं हटाया गया तो ये 2017 के विधानसभा चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। पिछले चुनाव के आंकड़ों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 20 सीटों पर 1,000 से कम वोटों के अंतर से और 35 से 40 सीटों पर 1,000 से 2,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और अब ये सब फर्जी मतदाताओं की वजह से हुआ था। लेकिन इस बार हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे ताकि ये फर्जी वोटर बीजेपी को लाभ ना पहुंचा सके। अब कांग्रेस ने तो डुप्लीकेट मतदाताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। गुजरात की जंग बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के लिए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाना आसान नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की कमान लंबे वक्त से सोनिया गांधी ने अपने कंधों पर संभाल रखी है, लेकिन वो कई बार कह चुकी हैं कि अब पार्टी को नए अध्यक्ष की जरूरत है। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने नए आला कमान की तलाश तेज कर दी है। कब मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष, कब होगी आला कमान की तलाश पूरी, किसके कंधों पर होगी पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। जब से लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हुए हैं और राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद त्यागा है, तब से सियासी गलियारों में इन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन लंबे वक्त के बाद भी वो नाम सामने नहीं आया जो पार्टी को फिर से संभालकर पंजे की पकड़ को मजबूत करेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और नए हाईकमान का नाम सामने आने वाला है। पार्टी के चुनाव प्राधिकरण ने कहा है कि वो किसी भी हाल में आगामी 20 सितंबर तक पार्टी के नए प्रमुख के चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष चुनाव की अंतिम तारीख को मंजूरी देना कांग्रेस कार्य समिति पर निर्भर है, जो 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में कोई भी दिन तय कर सकती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कार्यक्रम पर अडिग रहेंगे। हम पहले ही पार्टी नेतृत्व को चुनाव कार्यक्रम भेज चुके हैं और CWC की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की अंतिम तारीख तय करेगी। वहीं सोनिया गांधी और पार्टी का कहना है कि 20 सितंबर तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थक फिर से उन्हें आला कमान बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हैं या फिर गांधी परिवार के बाहर के सदस्य को अध्यक्ष पद मिलता है। कांग्रेस अब कब तक नए अध्यक्ष के नाम का खुलासा करती है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो इस बार पूरे देश की जम्मू कश्मीर पर भी हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नए वोटरों को लेकर घाटी में सियासी घमासान छिड़ गया है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इसे बीजेपी की चाल बताया है, जिसके बाद PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को फिर से नजरबंद कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद महबूबा मुफ्ती ने दी है। तो क्या महबूबा मुफ्ती से डरती है बीजेपी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के नए वोटर शामिल होने वाली बात पर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस मामले में अब सरकार की ओर से सफाई दी गई है। दरअसल आयोग ने कहा था कि इस बार वोटर लिस्ट में 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। नए वोटरों को लेकर मचे घमासान के बाद जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने वोटर लिस्ट के संशोधन पर सफाई दी है। कहा है कि कश्मीर प्रवासियों के उनके मूल निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नामांकन के लिए विशेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार में संपत्ति और नौकरियों की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। घाटी में फिलहाल बीजेपी घिरती नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आज एक बार फिर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के हालात के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को गलीचे के नीचे धकेलना चाहती है, क्योंकि उसकी कठोर नीतियों की वजह उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण टारगेट किलिंग हुई जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना। सरकार हमें दुश्मन के रूप में
मुख्य धारा में देख रही है, जिस वजह से मुझे घर में नजरबंद कर दिया है। एक और ट्वीट में महबूबा ने लिखा कि चोटी गांव में आज सुनील कुमार के परिवार से मिलने की मेरी कोशिशों को प्रशासन ने नाकाम कर दिया। इसी प्रशासन का दावा है कि हमें लॉक करना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, जबकि वे खुद घाटी के कोने कोने में जाते हैं। महबूबा मुफ्ती लंबे वक्त से मोदी सरकार पर हमलावर रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की नीतियां काफी सख्त हैं और घाटी में जीत के लिए बीजेपी नए नए प्रपंच रच रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात विवादों में फंसे जोमैटो की। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़कर दिखाने पर विवाद हो गया। विज्ञापन में एक्टर ऋतिक रोशन महाकाल की थाली ऑर्डर करते हैं, जिसे लेकर जोमैटो का बहिष्कार करने और विज्ञापन हटाने की मांग की गई। अब जोमैटो ने विज्ञापन पर सफाई देते हुए महाकाल पर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा है जोमैटो ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पर विवाद हो गया है। कंपनी का यह विज्ञापन एक्टर ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन बोलते नजर आते हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर ऐतराज जताया था। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता। जोमैटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। विवाद के तूल पकड़ने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने कहा, एड में महाकाल रेस्टोरेंट का जिक्र किया गया है, न कि श्री महाकालेश्वर मंदिर का। महाकाल रेस्टोरेंट उज्जैन का सबसे ज्यादा डिलीवरी देने वाला पार्टनर है और एड में इसी रेस्टोरेंट से थाली मंगवाने का जिक्र था। जोमैटो ने आगे कहा कि विज्ञापन का वीडियो पैन इंडिया का हिस्सा था, जिसमें टॉप स्थानीय रेस्टोरेंट्स और वहां के फेमस फूड को तरजीह दी गई थी, इसलिए उज्जैन से महाकाल रेस्टोरेंट को चुना गया था। हम लोग उज्जैन के लोगों की भावना का आदर करते हैं। जोमैटो का किसी की भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं था, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। इस विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के पुजारी ने विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐड जारी करने से पहले कंपनी को सोचना चाहिए। हिंदू समाज सहिष्णु है, वो कभी उग्र नहीं होता। अगर कोई दूसरा समाज होता तो ऐसी कंपनी में आग लगा देता। कंपनी हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे। कंपनी ने ये भ्रामक प्रचार किया है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने जोमैटो का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट जोमैटो ट्रेंड करने लगा। हिंदू जन जागृति मंच ने कहा, महाकाल कोई नौकर नहीं है जो खाना डिलीवर करे, वह एक भगवान है जिनकी पूजा होती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।